आज भी पॉइंट नंबर 8 से शुरू करेंगे, है ना। पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है? अगर एक सर्कल है, सर्कल बनाते हैं। अगर मैं दो इक्वल कॉर्ड्स लेता हूँ, एक तो ले लिया मैंने ए बी, मान लो, ये ले लिया मैंने ए बी, और दूसरा ले लिया सी डी। मतलब ये दोनों इक्वल मैंने ले लिया। मान लो इफ ए बी इक्वल टू सी डी, तो दोनों कॉर्ड्स इक्वल है। दोनों कॉर्ड्स अगर इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पर एक खास बात ये आ जाएगा कि ये जो सेंटर से इक्वल दूरी पर रहेंगे। मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक उतना डिस्टेंस होगा। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको लेके हम बहुत सारे मैथ्स कर सकते हैं। मान लो ये P हो गया, ये Q हो गया, ठीक है। तो फिर इस स्टेटमेंट का नाम क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट का नाम क्या हो जाएगा ना, इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल, इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल आर equidistant from the center, देखो ये पॉइंट का, ये तो या तो एक ही सर्किल पे हो सकता है या तो दो अलग अलग सर्किल पे भी हो सकता है। मान लो दो अलग अलग मैं कॉन्ग्रुएंट सर्किल लिया, है ना। यहाँ पर भी दोनों का कॉन्ग्रुएंट मतलब दोनों का रेडियस बराबर है। मतलब यहाँ पर मैंने ले लिया ए बी, यहाँ पर ले लिया मैंने सी डी, ठीक है। यहाँ पर अगर ए बी इक्वल टू सी डी है और ये जो सर्कल 1 और सर्कल 2 ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट मतलब दोनों रेडियस बराबर है, तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि ये मान लो O1 है, ये मान लो O2 है, ये P हो गया, मान लो ये हो गया Q। तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि O1P इक्वल टू O2Q। कुल मिला के बात ये है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। वो चाहे एक सर्कल पे हो या अलग अलग सर्कल पे हो। एक सर्कल पे होने से कोई मतलब कॉन्ग्रुएंट होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेडियस तो सेम रहता है। पर बाकी दो अलग अलग सर्कल होने पे कंडीशन ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। इसका मतलब रेडियस बराबर होना चाहिए। ओके, तो ये जितना भी स्टेटमेंट हम सीखते हैं तो सभी के सभी एक सर्कल पे वैलिड होंगे, तो दो सर्किल या दो से ज़्यादा सर्किल पे भी वैलिड होंगे अगर वो कॉन्ग्रुएंट हुए तो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हमेशा एक ही सर्किल पे वैलिड होंगे, एक से ज़्यादा सर्किल पे भी वैलिड होंगे, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया? अच्छा, इसका अगर मान लो थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि ये कैसे हो रहा है, इसका थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि ये पॉइंट कैसे हो रहा है। देखो, एक तो मैं आपको प्रूफ बता दूंगा कि कैसे हो रहा है, बाकी सारा चीज़ आप खुद एनालिसिस करोगे। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। अगर मान लो आपने कॉन्ग्रुएंट सीखा है, ये सभी के सभी बहुत आसान है। तो इतना आसान, मतलब दूसरे चैप्टर का चलो फिर थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है। इसमें बहुत सारे गिवेंस आपको पता चल जाता है कि हाँ ये भी गिवन है, ये भी गिवन है ना, क्योंकि सर्किल पे बहुत सारी चीज़ें लिमिटेड है ना। अच्छा, ये हो गया। मान लो दो हमने क्या ले लिया, ये हम जो स्टेटमेंट 8 का प्रूफ कर रहे हैं, ऐसा हर चीज़ हम प्रूफ नहीं करेंगे, बस बता देंगे, आपको थोड़ा एनालिसिस करना है, ठीक है। ए बी सी डी, तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों बराबर है ना, तो यहाँ पर ज्वाइन हम करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन किया हमने, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन किया, तो मान लो ये P है, ये मान लो Q है, O। अच्छा, ये दोनों बराबर है, मतलब ये इसके साथ, अरे ये इसके साथ नहीं, मतलब आपको दिया है कि गिवन में आपको दिया है, गिवन में आपको दिया है कि ए बी सी डी के साथ इक्वल है। अच्छा, कॉन्स्ट्रक्शन में कुछ भी नहीं है, बस
ये उसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करने से हो जाएगा। मतलब कंस्ट्रक्शन में ओ से पी तक ज्वाइन करो, ओ से क्यू तक ज्वाइन करो, और क्या है इसको भी ज्वाइन करो, एक रेडियस को ज्वाइन करो। ये तो सब पता है, बस आपको ओपी ओ क्यू ज्वाइन नहीं करने से भी हो जाएगा, क्योंकि ये तो गिवन के पार्ट में आता है या प्रूफ के पार्ट में आता है, ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट होगा, आपको सिर्फ रेडियस ज्वाइन कर देना है। अगर देखो दोनों ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं, ठीक है, दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे तो फिर हमको ये इसके साथ बराबर हो जाएगा, है ना। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाएंगे, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो आपको ए बी सी डी के साथ इक्वल दिया है, आपको प्रूफ क्या करना है, ठीक है, टू प्रूफ करना है ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में बस ओ ए कंस्ट्रक्शन क्या करना है, बस ज्वाइन करो ओ एन ओ ए एंड ओ सी को ज्वाइन करो, ठीक है। अभी देखो प्रूफ, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ कैसे होगा, कुछ तो गिवन है, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ये तो ऑलरेडी गिवन है ना। और क्या क्या गिवन होगा, देखो जो ओ पी है ओ क्यू है ये परपेंडिकुलर है, ऐसा क्यों है, परपेंडिकुलर हमको गिवन लेना पड़ेगा, ये बहुत सारा स्टूडेंट में कन्फ्यूजन रहता है कि परपेंडिकुलर क्यों हम गिवन लेंगे। अच्छा, इक्वी डिस्टेंस बोला है, डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मैथ्स में अगर कभी डिस्टेंस निकालने के लिए दिया है, इसका मतलब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए दिया है, इसका मतलब गिवन दे दिया परपेंडिकुलर। और आपको पता है ये अगर दोनों दे दिया मतलब परपेंडिकुलर, मतलब ये इसके साथ इक्वल होगा और ये इसके साथ इक्वल होगा, ठीक है। तो आपको दे दिया ए बी इक्वल टू, मान लो सी डी दिया है, तो आप 1/2 ऑफ ए बी इक्वल टू 1/2 ऑफ सी डी कर सकते हो। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा ए पी इक्वल टू बी, ए पी इक्वल टू सी क्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारा चीज़ें मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, मतलब तो आपको पता होना चाहिए, ये थ्योरम जैसा हम नहीं लिख रहे हैं, मतलब बस आपको मोटा मोटी समझ में आना चाहिए, हम पूरा एक सभी चीज़ें डिटेल्स नहीं लिख रहे हैं। देखो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होने से ये बाइसेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कौन सा थ्योरम लगेगा या तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा ना, सेंटर से कॉर्ड के प्रति जो परपेंडिकुलर है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, वो कॉन्सेप्ट यूज होगा, है ना। तो यहाँ पर सारे चीज़ें आप जब लिखोगे तो मेंशन करोगे, है ना। तो एक होता है सिस्टमेटिक, अगर आपने एक बार लिखना सीख गए तो फिर आप सब कुछ लिख सकते हो। तो इसके बाद देखो आपका हो गया ए पी इक्वल टू, ये हो गया। अभी देखो दोनों ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल ए पी ओ एंड ट्राइंगल सी क्यू ओ, उसमें आपका ए पी इक्वल टू सी क्यू हो जाएगा, है ना, ए पी इक्वल टू सी क्यू, और ओ ए इक्वल टू ओ सी हो जाएगा। और 90 डिग्री कौन सा है, तो ए पी ओ इक्वल टू सी क्यू ओ, ये हो गया 90 डिग्री। तो ये तो आपको गिवन दिया है रेडियस, या तो आप लिख सकते हो रेडियस तो एक्चुअली गिवन है ना। ऐसा नहीं कि कंस्ट्रक्शन के वजह से रेडियस पता चला, बस आप गिवन ना लिख के अगर आप लिख दोगे कि रेडियस तो फिर पता चल जाएगा, कन्फ्यूजन ही दूर हो गया, है ना। रेडियस तो बराबर होता है। तो ए पी इक्वल टू सी क्यू, ये प्रीवियसली प्रूव्ड, ओके। तो अभी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया, ट्राइंगल ए पी ओ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, जैसे कि लिखा हमने ए पी ओ, ऐसे सी क्यू ओ लिखना पड़ेगा, है ना। तो वहाँ से ओ पी इक्वल टू आ जाएगा हमारा, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू आ जाएगा। तो ये हो गया इक्वल कॉर्ड जो है, तो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो ऐसे करके, ऐसे सभी चीज़ें हम प्रूफ नहीं करेंगे, है ना, स्टेटमेंट बता देंगे आपको, वही सभी में कॉन्ग्रुएंसी लगेगा,
वही इसमें कौन सा कॉन्ग्रुएंसी यूज हुआ बताओ, इसमें कौन सा कॉन्ग्रुएंसी यूज हुआ? तो यहाँ पर ये हो गया राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, साइड हो गया RHS है। तो इसमें RHS कॉन्ग्रुएंस यूज हो गया है ना। तो वही कॉन्ग्रुएंस यूज करके बाकी सारे चीज़ें आप प्रूव कर सकते हो। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 8 हो गया। अच्छा पॉइंट नंबर 9 जो है 8 का रिवर्स है ना। पॉइंट नंबर 9 जो है रिवर्स स्टेटमेंट ऑफ पॉइंट नंबर 8 क्या होगा? कोई मुझे बता सकता है कि रिवर्स स्टेटमेंट क्या होगा? chords of circle which are equidistant from center are equal। इससे पहले क्या था? इससे पहले था कि कोड्स इक्वल होंगे, इक्वी डिस्टेंस हमको प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है? कोड्स ऑफ ए सर्कल व्हिच आर इक्वी डिस्टेंस, मतलब इक्वी डिस्टेंस पहले है, आर इक्वल मतलब इक्वल हमको प्रूव करना होगा। तो ये जो स्टेटमेंट का ये है, तो पहले से आपको गिवन दे दिया कि इक्वी डिस्टेंस पर है, हमने दो कोड ले लिया, ये हो गया AB और तो ये दोनों इक्वी डिस्टेंस पर है, मतलब यहाँ से ये इक्वल टू ये हो गया, मतलब OP इक्वल टू OQ पहले गिवन देगा। इफ OP इक्वल टू OQ होगा देन क्या होगा ना, AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD होगा। और ये एक सर्कल पे भी हो सकता है, अलग अलग सर्किल कॉन्ग्रुएंट सर्किल पे भी हो सकता है। तो हर स्टेटमेंट तो एक से ज़्यादा सर्किल पे वैलिड है। तो ये मान लो AB है और ये CD है, ये हो गया O1 और 2, तो ये हो गया PQ। तो इधर भी ये वैलिड है, मैं नहीं लिख रहा हूँ ना। तो अगर चलो फिर लिख देते हैं, इफ O1P इक्वल टू O2P होगा देन क्या हो जाएगा, देन AB इक्वल टू CD हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों सर्किल पहले से कॉन्ग्रुएंट है। तो जैसे कि हर चीज़ बोथ सर्किल पे भी, कॉन्ग्रुएंट सर्किल पे भी वैलिड होंगे, है ना। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 9 हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखो पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 क्या कहता है ना, इक्वल अगर मान लो दो इक्वल कोड हम लेते हैं, थोड़ा बड़ा सर्किल लेते हैं, अगर मान लो ये AB है और ये CD है, अगर पहले हमको ये पता चल रहा है कि AB CD के साथ इक्वल है ना, AB CD के साथ इक्वल है, तो देन क्या हो जाएगा, देन का सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। तो ये स्टेटमेंट में एक वर्ड आता है सबटेंड, वो वर्ड में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि सबटेंड का मतलब क्या है, कि ये इसके साथ बराबर होगा। ठीक है, अगर ये इसके साथ इक्वल हुआ तो ये एंगल बराबर होंगे। देन क्या होगा ना, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD होगा। ठीक है, इसका स्टेटमेंट पहले लिखते हैं। प्रूफ तो बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता चल रहा है साइड के चलते हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस। तो अगर मान लो AOB एक ट्रायंगल है, COD एक ट्रायंगल है, तो अगर दोनों कोड इक्वल दिया है तो फिर साइड के चलते ये हो जाएगा इक्वल कोड्स। ये तो इससे पहले भी
आर्क से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पर हम देखे थे, है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब ये लगभग पुराना पॉइंट है, मान के चलो। मान लो ये दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट हो रहा था, आर्क से रिलेटेड कॉर्ड भी कॉन्ग्रुएंट हो रहा था, तो ये सब चीज़ें हम लिखे थे, है ना। अच्छा, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, ये बोथ सर्किल पे भी वैलिड फॉर ऑल्सो वैलिड लिखेंगे, also valid for congruent triangles। एंड इसका रिवर्स स्टेटमेंट भी ट्रू है, यहाँ पर लिख लेते हैं एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो इक्वल एंगल हो गए, मतलब सेंटर पे इक्वल एंगल। अच्छा, यहाँ पर ये जो वर्ड है सबटेंड, इसका मीनिंग देखेंगे क्या है। तो अगर सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहे हैं कोई भी दो कॉर्ड, है ना, या इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों कॉर्ड बराबर है। सबटेंड का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड। मतलब सबटेंड कौन कर रहा है ना, कॉर्ड कर रहा है। तो सबटेंड का मतलब ये है, मान लो ये कॉर्ड है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या एंगल बना रहा है। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब या तो इस डायरेक्शन में या तो उस डायरेक्शन में। मतलब ये जो कॉर्ड का जो बोथ एंड पॉइंट है, बोथ एंड पॉइंट को ज्वाइन करके जो एंगल बनेगा इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन कहने का मतलब कोई भी डायरेक्शन तो हो सकता है ना, तो या तो ये डायरेक्शन हो सकता है या तो वो डायरेक्शन हो सकता है। बेसिकली ये बोथ एंड को ज्वाइन करके जो एंगल हम बना पाएंगे तो वह हम बोलेंगे कि सी डी कॉर्ड के द्वारा वो एंगल सबटेंड किया गया। तो सी डी कॉर्ड के द्वारा हम एंगल बहुत सारे जगह में सबटेंड कर सकते हैं। एक तो आर्क के ऊपर भी सबटेंड, इसके बाद हम देखेंगे कि सबटेंड कहाँ कहाँ पर क्या होता है। पर इसका मीनिंग ये करो, इसका मतलब यह सबटेंड एक स्टाइलिश वर्ड आ जाता है। तो इसको कोई कोई बोलता है कि कॉर्ड के द्वारा एंगल जो बनाया जा रहा है या कॉर्ड के द्वारा जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। कॉर्ड के द्वारा का मतलब क्या होता है, तो कॉर्ड के ऊपर क्या नहीं, कॉर्ड के ऊपर नहीं, मतलब कोई भी कॉर्ड के ऊपर के अलावा, मतलब यहाँ पर मान लो एक पॉइंट है, तो हम अगर दोनों एंड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो वो एंगल को हम बोलेंगे कि कॉर्ड के द्वारा सबटेंड किया गया एंगल, ठीक है। तो दोनों एंड पॉइंट मेंशन होना जरूरी है। मान लो हम ऐसा एंगल एक बना लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट बना के ऐसे ऐसे एंगल बना देते हैं, सिर्फ एक एंड पॉइंट इसमें रिलेट हो गया, तो हम वो उसको नहीं बोल सकते हैं कि कॉर्ड के द्वारा सबटेंड किया गया एंगल, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। चलो फिर ये सबटेंड वर्ड पे थोड़ा और फोकस करते हैं। नेक्स्ट, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया। पर यहाँ पर जो सबटेंड वर्ड थोड़ा देखते हैं इसका क्या मतलब रहता है। मान लो एक सर्कल लेता हूँ, है ना, तो यहाँ पर एक कॉर्ड मैंने बना लिया कि ए बी कॉर्ड है, ए है बी है। तो ये जो कॉर्ड है ये बहुत सारे अलग अलग जगह पे एंगल सबटेंड कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके हम यहाँ तक एक एंगल बना सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक भी एक एंगल बना सकते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी एक एंगल बना सकते हैं, यहाँ पर कोई बीच में कोई एक पॉइंट पे एंगल बना सकते हैं। ये सारे के सारे जो एंगल हुए ये कॉर्ड के द्वारा सबटेंड किया गया एंगल हो गए, ठीक है। तो फिर अगर मान लो मैं एक एंगल ऐसे बनाता हूँ
कि यहाँ पर एक पॉइंट लिखा, एंगल ए से लिखा, फिर यहाँ तक आ गया मैंने, बीच में कोई पॉइंट मान लो सी हो गया ये, और यहाँ पर ये हो गया हमारा ओ, ये हो गया पी क्यू, ये हो गया आर, ये हो गया एस। तो कोड के द्वारा सभी के सभी एंगल सबटेंड किया जाएंगे, बट ARC नहीं होंगे। जो एंगल ARC होगा ये हम नहीं बोल सकते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय AB कोड, तो ऐसा हम नहीं बोल सकते, ठीक है। बाकी सबको बोल सकते हैं, पर बाकी सबको जो बोलेंगे उनका नेमिंग भी अलग अलग हो जाएगा। तो ये जो AOB हो जाएगा, एंगल AOB जो हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा कि एंगल सबटेंडेड बाय AB कोड ऑन या एट सेंटर, कि सेंटर पे AB कोड के द्वारा जो एंगल सबटेंड किया गया। मान लो मैं यहाँ पर एक पॉइंट ज्वाइन करता हूँ, अगर AOC एंगल बोल दिया, एंगल AOC को तो मैं नहीं बोल सकता है ना कि AB कोड के द्वारा जो एंगल सबटेंड किया गया, ये नहीं बोल सकता। एंगल सबटेंड का मतलब है दोनों एक्सट्रीम पॉइंट ज्वाइन होना चाहिए, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट ज्वाइन होना चाहिए। मतलब ये एंगल सबटेंड हो सकता है, ये एंगल सबटेंड हो सकता है AB कोड के द्वारा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। तो फिर अगर मान लो यहाँ पर ये जो है AQB एंगल का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल सबटेंडेड बाय AB कोड ऑन ऑल्टरनेट या बोल सकते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट ऑफ सर्किल। मतलब AB कोड के द्वारा जो AQB ये जो एंगल हो गया, AB कोड के द्वारा ऑल्टरनेट सेगमेंट पे ये एक एंगल बना रहा है। अच्छा, खुद का सेगमेंट आप बोलोगे क्या है, ये तो ऑल्टरनेट हो गया, खुद का सेगमेंट हो गया ASB। मान लो ASB जो एंगल ये बना रहा है, ये हम बोल सकते हैं सबटेंडेड एंगल बाय AB ऑन द सर्कल। मतलब सर्किल के ऊपर एंगल बना रहा है। अच्छा, ये भी तो सर्किल के ऊपर एंगल बना रहा है, पर ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो ऐसा ही अगर मान लो वो माइनर सेगमेंट हुआ तो उसमें कुछ मेंशन नहीं करेंगे, ऑन द सर्किल मेंशन कर देंगे, है ना। या इसमें और थोड़ा भी इसमें हम वर्ड हम दे सकते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय AB ऑन माइनर आर्क, ऐसा भी दे सकते हैं, ऑन मेजर आर्क या अल्टरनेट सेगमेंट। ऐसे सब धीरे धीरे आप क्लियर हो जाओगे यहाँ पर। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया कि सबटेंडेड एंगल कहाँ कहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर APB एंगल की बात करें, APB यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सबटेंडेड एंगल बाय AB और इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्किल। मतलब इंटीरियर पार्ट पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है, तो बेसिकली सबटेंडेड एंगल मतलब बोथ एंड पॉइंट रहेगा, बाकी तीसरा पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। आई होप सबटेंडेड का मतलब समझ में आ रहा है आपको, है ना। इसका वाइस वर्सा स्टेटमेंट भी, मतलब रिवर्स स्टेटमेंट भी सही होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर क्या बोला गया, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अगर कोड इक्वल हो गए, सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड होगा। अगर रिवर्स स्टेटमेंट क्या है ना, अगर मान लो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड हो रहा है कोई भी दो कोड के द्वारा, वो कोड इक्वल होंगे। और ये जो चीज़ें हैं, चाहे सीधा स्टेटमेंट चाहे उल्टा स्टेटमेंट, बोथ सर्किल में भी, बोथ कॉन्ग्रुएंट सर्किल में भी सही होंगे, मतलब ट्रू होंगे, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये पॉइंट नंबर क्या गया, 10 गया। पॉइंट नंबर 11, इससे ज़्यादा नहीं, लगभग 20 होंगे।
20 से 25 पॉइंट। अच्छा, इसके बाद जो पॉइंट्स पढ़ेंगे, ये जो पॉइंट्स है डिलीटेड है, बट ये थोड़ा डायग्राम बनाने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, मान लो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखते हो तो डायग्राम आपका कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, ये सब पॉइंट अभी जो मैं एक दो पॉइंट बताऊंगा। मान लो एक, और ये ऑब्वियस पॉइंट है, मतलब एक नॉर्मल पॉइंट है। तो मान लो दो कोड है, एक तो है मान लो AB और ये हो गया CD। AB और CD में से बड़ा कोड वही होगा जो सेंटर के पास होगा। ठीक है, मान लो यहाँ से लेके सेंटर से दूरी ये, क्योंकि आपका जो ट्राइंगल चैप्टर में एक चीज़ डिलीटेड था ना, जैसे कि इनइक्वालिटी कि ये साइड अगर इससे बड़ा हो जाएगा तो ये एंगल क्या होगा। तो उस तरह का चीज़ें ट्राइंगल में डिलीटेड है, तो फिर सर्किल में भी उसी तरह का चीज़ें डिलीटेड होना चाहिए। बट ये अगर आप याद रखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें हेल्प मिलेगा। ये P हो गया, ये Q हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट का नाम क्या है लिख लेते हैं। ऑफ एनी टू chords of a circle जो भी larger chord is nearer to the center, nearer to the center। मतलब मान लो इसमें गिवन क्या है, पहले तो दिया है लार्जर कॉर्ड। इसका मतलब पहले हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा लार्जर है। मान लो हमने ऐसे इफ में मैं लिख रहा हूँ कि जो CD है वो ग्रेटर देन AB है। मान लो ये मैंने मेंशन किया, तो फिर इसके चलते ना हमको ये मानना पड़ेगा, इसका मतलब जो OP है वो ग्रेटर देन OQ होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये स्टेटमेंट आ जाएगा। ये डायग्राम बनाने में बहुत हेल्प करेगा। मतलब कभी भी ये अगर याद रखते हो डायग्राम गलत नहीं होगा। अगर मान लो CD जो है AB से बड़ा है, मतलब CD लार्जर कॉर्ड है। अच्छा, वो नियरर टू द सेंटर होगा, वो सेंटर के पास होगा। इसका मतलब जो छोटा कॉर्ड है वो सेंटर से दूर होगा, है ना, सेंटर से दूर होगा। ये ऑब्वियसली ये समझा रहा है। ठीक है, तो बोलोगे कि इसको क्या, कहाँ पे हम हेल्प ले सकते हैं ना। मान लो आपको दिया है दो कोड है कि AB है 8 सेंटीमीटर और CD है मान लो 7 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पर अगर आप डायग्राम बनाओ और कुछ भी मेंशन नहीं किया है, मान लो यहाँ पर आपने दो कोड बनाया, ठीक है, और यहाँ पर मान लो आपका सेंटर है, तो इसमें और ये इतने पास है, ये दोनों है ना। तो यहाँ पर AB किसको लोगे ना, ये बड़ा वाला, ये सेंटर के जो पास है वो बड़ा होगा, सेंटर से जो दूर है वो होगा छोटा होगा। तो इसका मतलब AB सेंटर के पास होगा, CD सेंटर से दूर होगा। तो ये देखो बहुत ऑब्वियस बात है, आपको पता चल रहा है कि सेंटर के जितने पास होगा वो लार्जर होगा। पर ये अभी ऑफिशियल हो गया। ऑफिशियल मतलब अगर जो आपको फीलिंग हो रहा था ये बात ऑफिशियल हो गया कि हाँ आप कॉन्फिडेंट हो सकते हो। ठीक है, मुझे पता है बहुत सारा स्टूडेंट को ये पहले से पता होगा कि हाँ सेंटर के पास जो होगा वो डायमीटर तक जाएगा और डायमीटर सबसे बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पर तो रेडियस नहीं दिया है, आपको कैसे पता चलेगा कि डायमीटर कौन सा है, बात तो वो है ना। तो यहाँ पर दोनों आपको क्या दिया है, कोड दिया है। यहाँ पर तो रेडियस गिवन नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि रेडियस कितने हैं, और समझ में आया। तो उससे चलते तो आप सेंटर के पास को क्या लोगे, जो बड़ा कोड होगा वो सेंटर के पास लेना पड़ेगा और छोटा कोड सेंटर से दूर लेना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट का मतलब वही है, प्रूफ तो नहीं है इसका। तो इफ मतलब डिलीटेड है,
अगर मान लो ट्राइंगल में वो सारा प्रूफ आप नहीं किए हो तो इसका भी ये सारा प्रूफ चाहिए नहीं, और आपको याद रखना होगा ये पॉइंट। ठीक, तो ये हो गया। और इसका एंड वाइस वर्सा, एंड एप्लीकेबल फॉर ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर मोर देन कॉन्ग्रुएंट सर्किल, बस लिख देते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। मतलब अगर ऐसा बोलता है कि जो सेंटर से जो, इसका उल्टा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पहले तो दे दिया कि लार्जर कोड दे दिया, ठीक है, इसका उल्टा स्टेटमेंट हो जाएगा मान लो सेंटर से, सेंटर के जो पास है वो बड़ा होगा, ठीक है। अगर मान लो दे दिया कि ये सेंटर के पास है, ठीक है, वो बड़ा हो जाएगा, इसका उल्टा स्टेटमेंट वो हो जाएगा। यहाँ पर दे दिया पहले बड़ा कर दिया तो वो सेंटर के पास होगा, अगर इसका उल्टा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, जो सेंटर के पास होगा वो बड़ा होगा, ऑब्वियस बात ही है ना। तो अगर ये सब चीज़ें पता है आपको तो डायग्राम में थोड़ा हेल्प मिलेगा आपको। तो देखो ट्राइंगल में कौन सा चीज़ डिलीटेड था ये थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ, अगर आपको पता होने से थोड़ा अच्छा है। अभी ओलंपियाड वगैरह एग्जाम दोगे ना, ट्राइंगल में ये था, मान लो ए बी सी, ए बी सी में मान लो कि इफ, आपको तो ये पता था, क्या पता था ना, इफ ए बी इक्वल टू ए सी, इफ ए बी इक्वल टू ए सी, ये दोनों अगर इक्वल होते हैं तो ये एक्स्ट्रा, तो देन क्या है, आपको पता था ये एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। अच्छा इनइक्वालिटी में क्या होंगे, मतलब आपको अगर पता है, अगर ए बी सी, अगर आपको दिया है इफ कि ए बी ए सी से बड़ा है, ए बी ए सी से बड़ा है, जो बड़ा वाला साइड होगा उसका सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा, तो ये एंगल, इसका मतलब ए बी के सामने कौन सा है, ए बी का ऑपोजिट कौन सा है ना, ए बी का ऑपोजिट एंगल सी है, एंगल सी जो है एंगल बी से बड़ा होगा। ये बात याद रखना होगा, ये बहुत काम का चीज़ है मान लो, है ना। तो और जो मान लो तीनों साइड का ऑर्डर में ऐसे फिक्स करता हूँ, और एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ये हो गया ए बी, ये हो गया सी, यहाँ पर दिया ए बी बड़ा है, उसके सामने वाला एंगल बड़ा हुआ। अच्छा यहाँ पर मान लो मैंने बोल दिया कि सबसे बड़ा मेरा ए बी है, फिर उससे थोड़ा छोटा ए सी है, फिर उससे थोड़ा छोटा बी सी है। अगर मैं इस ऑर्डर में फॉलो कर दिया कि साइड को मेंशन किया, यहाँ पर तो इक्वल हो रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसा, पर मान लो एज्यूम इफ ये कंडीशन, तो ए बी का सामने वाला कौन सा है, सी, तो सी सबसे बड़ा होगा, तो साइड के अकॉर्डिंग एंगल एडजस्ट हो जाएगा, सी होगा। ए सी के सामने क्या होगा ना, ए सी के सामने बी है, ठीक है, फिर बी सी के सामने क्या है, बी सी के सामने ए है। तो ये सब चीज़ें याद रखना पड़ेगा, ये हेल्पफुल है कि आपका कभी भी मान लो मेजरमेंट में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ मैंने आपको दिया था और वो असाइनमेंट शायद कोई मुझे सॉल्व करके दिया, क्या था, क्या था वो पॉइंट्स, कि दो ट्राइंगल है, कि फाइंड एग्जाम्पल्स of any two triangle which are not congruent instead of 5 congruent parts।
मतलब 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट दे दिया फिर भी वो ट्राइंगल इक्वल नहीं होंगे। मतलब 2 ट्राइंगल में 5 इक्वल पार्ट्स गिवन है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का समराइज है। अगर मान लो याद है तो फिर से एग्जाम्पल सेंड करना मुझे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे आपके ये वाला कॉन्सेप्ट आपके मतलब काम आएंगे। अच्छा, आप एग्जाम्पल ढूंढोगे तो सब चीज़ें मेंशन करके देना चाहिए। एग्जाम्पल मतलब मेंशन एवरी डिटेल्स कि जो आप दो ट्राइंगल लिख रहे हो, ऐसा तो नहीं कि ये इसके साथ इक्वल है ये इसके साथ इक्वल है, ऐसा नहीं लिखना है। मेंशन एवरी डिटेल्स, एवरी डिटेल्स इसका मतलब ये है कि मान लो आप 2 ट्राइंगल का एग्जाम्पल ले रहे हो, ऐसा करके नहीं देना है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि जस्ट ऐसा करके नहीं देना है। यहीं से तो गड़बड़ी होता है। ऐसे ये क्या ले लिया मैंने, बेकार ट्राइंगल। हाँ, मान लो मैं 2 ट्राइंगल ले रहा हूँ, फिर आप बोलोगे ये एंगल जो है इसके साथ इक्वल है, फिर ये एंगल जो है फिर इसके साथ इक्वल है, फिर ये जो एंगल होगा इसके साथ इक्वल होगा। फिर आप ले लोगे ये जो साइड है ये 1 2 है और ये साइड जो है इसके साथ इक्वल है। फिर ये 1 3 है, ये साइड जो है इसके साथ इक्वल है। फिर बोलोगे देखिए सर हमने 5 पार्ट इक्वल कर दिया फिर भी दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हो रहे। ऐसा एग्जाम्पल मेंशन नहीं करो। तो आप पूरा डिटेल्स लिख के दो कि ये एंगल एंगल कितना है, ऐसा नहीं देना है। तो यहीं से तो गड़बड़ी हो जाएगा। इसमें ना आपको क्लियर कट आइडिया मिल रहा है ना मुझे क्लियर कट आइडिया मिल रहा है। ठीक है, आप ऐसा मेंशन करके दो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब मैं आंसर नहीं बताऊंगा। मान लो ये हो गया आपका ABC, ये हो गया DEF। मान लो ये 40 डिग्री आपने लिखा, इसको लिखो 40 डिग्री। मान लो ये 80 डिग्री लिखा, इसको लिखो 80 डिग्री। ये मान लो 8 4 12 ये 60 डिग्री, ये इसको लिखो 60 डिग्री। हाँ, मतलब ऐसा मेंशन करो कि क्या क्या। फिर आप जब एग्जाम्पल देना शुरू करोगे कि इसको ले लिया आपने 8 सेंटीमीटर और इसको ले लिया 6 सेंटीमीटर और इसको ले लिया आपने 10 सेंटीमीटर, फिर इसको ले लिया आपने 80 और 40 के बीच में कितना है, इधर ले लिया आपने 10 सेंटीमीटर, 80 60 इधर ले लिया 4 सेंटीमीटर और इधर ले लिया आपने 60 40 में इधर ले लिया 6 सेंटीमीटर। अगर आपने ले लिया, देखो फिर आप बताओगे, मतलब ये मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसमें क्या गड़बड़ी हो गया। तो आप देखोगे साइड एंगल साइड अप्लाई नहीं कर पाओगे क्योंकि 40 60 के बीच में 10 है, 40 60 के बीच में 6 है। देखो यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो फिर 60 80 के बीच में 8 है और 68 के बीच में 4 है। मान लो ऐसा आप एग्जाम्पल लिखते हो, फिर आपको ट्राइंगल का प्रॉपर्टीज भी देखना होगा। भाई 40 के सामने अगर 8 है मतलब 60 के सामने 6 है, ये तो पॉसिबल नहीं है। ये इम्पॉसिबल कंडीशन हो गया, इम्पॉसिबल कंडीशन हो गया। तो देखो 40 के सामने 4 है, ठीक है, तो फिर 60 के सामने 10, मतलब जो एंगल छोटा है तो उसके सामने बड़ा वाला साइड और जो एंगल बड़ा है उसके सामने छोटा वाला साइड, ये भी इम्पॉसिबल हो गया। मतलब आप एग्जाम्पल लेते लेते ना ये फंस जाओगे। मतलब हाँ, आपको इस तरीके से चीज़ें भी ध्यान रखना है। आप एग्जाम्पल लोगे नो प्रॉब्लम, और एग्जाम्पल लेने के बाद भी ना आप देखना है ट्राइंगल का प्रॉपर्टीज तो वायलेट नहीं हो रहा है ना। तो ये आप तब कर सकोगे तो जब आपको ये छोटा मोटा चीज़ पता होगा कि बड़ा वाला एंगल जो है उसके सामने बड़ा वाला साइड ही रहेगा, छोटा वाला एंगल सामने छोटा वाला साइड रहेगा। तो ये सब जो पॉइंट है, तो आपको अगर लगता होगा कि ये साधारण सा पॉइंट है, पर हर एक साधारण पॉइंट क्यूमुलेटिव होके ना वो साधारण बन जाएगा, है ना। तो आई होप ये एग्जाम्पल आप फाइंड आउट करके दोगे। अगर आपने पहले करके दिया था तो फिर आसानी से फिर से करके दे दोगे, है ना। जस्ट एग्जाम्पल दिया कि ये सब चीज़ें भी काम आएगा, है ना। ये हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पर जो सबसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी पढ़ने वाले हैं हम, तो वो पॉइंट का नाम क्या है। तो वो पॉइंट अभी देखो, एक रिलेशनशिप है
किसके और किसके बीच में ना, सेंट्रल एंगल और आर्क के बीच में जो एंगल हो रहा है। मान लो एक आर्क है, तो वो मान लो ले लिया हमने पी क्यू, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, पी क्यू आर का हमने आर्क लिया। तो ये हमारा सेंटर है कि ये एक एंगल सेंटर पे बनाएंगे पहले, तो ये एक सेंटर पे बनाएंगे, और एक एंगल मान लो कहाँ पे बनाएंगे, सर्किल के ऊपर बनाएंगे। अरे अरे, तो इसका नाम तो वो है, और इसका नाम दे देते हैं, ए दे देते हैं, ठीक है। मतलब ये जो कुछ पॉइंट्स नंबर 12 है, किसके और किसके बीच में रिलेशन है ना, ये जो एंगल है, ये एंगल और इसके बीच में जो रिलेशन है, मतलब एक आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल है, और उसी आर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट अल्टरनेट आर्क पे जो एंगल है, खुद के ऊपर एंगल नहीं, खुद के ऊपर एंगल अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, कि अगर ये पता चल गया तो ये भी पता चल जाएगा, है ना। तो अभी जो पॉइंट्स नंबर 12 करेंगे, किसके और किसके बीच में, कोई भी एक पर्टिकुलर आर्क हो गया पी क्यू, और उसके द्वारा सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, और उसके द्वारा उसका रिमेनिंग पार्ट मतलब उसका अल्टरनेट आर्क पे जो एंगल बन रहा है, तो वो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो अगर ये पता कर लेंगे तो फिर बाकी सारे चीज़ों में भी पता कर सकते हैं, है ना। तो इसका स्टेटमेंट का नाम क्या है, इसका प्रूफ बहुत आसान है। तो क्या है ना, द एंगल subtended by an arc of a circle at the center is double the angle subtended by it मतलब वही आर्क, at any point on the remaining remaining part of the circle। ये स्टेटमेंट आपको हर जगह देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट को अच्छे से याद कर लेना है, ताकि डिट्टो पूछता है कभी कोई, बहुत फ़ायदा मिलेगा याद, डायरेक्ट याद करने से, क्योंकि आपका कन्फ्यूज़न कम होगा लैंग्वेज में। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, वो आर्क हमने क्या लिया, पी क्यू आर्क लिया, है ना। ऑफ ए सर्कल तो है, एट द सेंटर मतलब पी क्यू आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया जा रहा है वो डबल होगा। मतलब किससे डबल होगा ना, वही पी क्यू आर्क द्वारा बाय इट, सबटेंडेड बाय इट, वही पी क्यू आर्क के द्वारा जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल में, क्योंकि पी क्यू आर्क तो हमने लिया है, पी क्यू आर्क के अलावा जो क्यू पी आर्क हो गया, जो उल्टा हो गया, मतलब जो उसका अल्टरनेटिव आर्क है,
उसके ऊपर जो भी एंगल बनेगा उससे डबल है, मतलब सेंटर पे हमेशा डबल होगा, मतलब ज़्यादा एंगल होगा, ठीक है, और सर्किल के ऊपर हमेशा कम एंगल होगा। तो अगर इस तरीके का स्टेटमेंट याद रखा जाएगा, ठीक है, तो फिर ये बात भी हमेशा स्टेटमेंट आप जैसे कि अगर आप थोड़ा सा भी इसको उल्टे तरीके से याद रख लोगे तो वो गलत हो जाएगा। फिर आप बोलोगे सर यहाँ पर एक एंगल बना लेते हैं, तो आप बोलोगे सेंटर पे हमेशा ज़्यादा एंगल होगा, तो ये तो इससे छोटा हो गया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमने नहीं बोला, हमने बोला हमेशा थोड़ा सा, अगर इसको उल्टी तरीके से देखोगे आपको गलत समझोगे। अभी देखो इसको, अगर ये जो फिगर को हमने नीचे से ऊपर की तरफ देखा, मतलब डाउनवर्ड में हमारा आर्क है, मान लो इसको कोई उल्टी तरीके से देखेगा, वो देखेगा उसका पहले ऊपर वाला आर्क था, वहाँ पर ये एंगल बन रहा था जो रिफ्लेक्स एंगल, वो किसका डबल होगा ना, वहाँ से ये वाला एंगल का डबल होगा, मतलब ये वाला जो एंगल है इससे डबल, ये अगर x होगा ऊपर वाला हो जाएगा 2x, अगर ये y हो जाएगा वो नीचे वाला हो जाएगा 2y, ठीक है। इस तरह का चीज़ें हम नेक्स्ट पेज में लिखने वाले हैं, ठीक है। तो फिर अगर यहाँ पर भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर यहाँ पर फिगर को गंदा ना करते हुए हम सिर्फ वही समझाएंगे जो लिखा गया स्टेटमेंट, ओके। तो फिगर को हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ओके। तो कुल मिला के यहाँ पर जो ये एंगल x होगा ये क्या हो जाएगा 2x, स्टेटमेंट में यही लिखा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ, और ये कोई भी डायग्राम के लिए सही होगा। मान लो आपने माइनर आर्क लिया, फिर आप अगर मेजर आर्क लोगे, फिर अगर आप सेमी आर्क ले लोगे, सेमी सर्कल, और सभी के लिए ये सही होगा, ठीक है। हर डायग्राम के लिए ये सही होगा। चलो फिर थोड़ा बहुत देख लिया जाए कि कैसे हो रहा है। यहाँ से मैंने यहाँ पे थोड़ा एक लाइन, एक रेड ड्रॉ किया या लाइन ज्वाइन कर दिया है ना, क्योंकि थोड़ा एक्सटर्नल एंगल की हेल्प मिलेगा मुझे। अच्छा, आपको पता है ये दोनों तो रेडियस होगा, ये इसके साथ इक्वल है और ये भी इसके साथ इक्वल है। अगर इक्वल है ये हो जाएगा आपका, अगर x हो जाएगा तो ये भी तो x हो जाएगा, है ना। अगर लेफ्ट साइड में अगर ये आपका y हो जाएगा तो ये भी आपका y हो जाएगा, है ना, वही हो जाएगा। अगर इसका एक नेमिंग कर देता हूँ मैं पी क्यू, ये पॉइंट मान लो मैंने r ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट मान लो मैंने r ले लिया। क्या अभी मुझे बता सकते हो कि एंगल पी ओ आर जो क्या होगा ना, वो किसके साथ बराबर होगा ना। आपको पता है एक ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल जो होता है, मान लो एक ट्राइंगल है, ये मान लो एक्सटीरियर एंगल है, वो इन दोनों का सम के साथ बराबर होता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर जो है ये एक्सटीरियर एंगल है, वो किसके सम के साथ बराबर होगा ना, ये एंगल और ये एंगल के साथ बराबर होगा, ठीक है। हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो ए पी ओ प्लस एंगल पी ए ओ के साथ, ए पी ओ और पी ए ओ के साथ। तो ये हम बार बार नहीं लिखेंगे, तो इसका मतलब एंगल पी ओ आर इक्वल टू, ये भी x है ये भी x है, तो फिर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। फिर पी ओ आर हमने लिया, क्यू ओ आर भी तो ले सकते हैं, एंगल क्यू ओ आर जो हो गया ये क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ y हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशन को कर दो प्लस, तो इन दोनों को प्लस करो, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा पी ओ आर प्लस क्यू ओ आर। तो यहाँ पर लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ओके। तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा, ये दोनों को अगर ऐड कर लोगे तो क्या हो जाएगा, एंगल पी ओ आर और क्यू ओ आर मिलके कितने होंगे पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो एंगल पी ओ क्यू जो है वो किसके साथ, किसका डबल हो गया, एंगल ऑफ पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू हो गया, ये प्रूफ हो गया, है ना। कितना आसान सा प्रूफ, देखो आप कोई भी चाहे सेमी सर्किल लेके भी प्रूव कर सकते हो, चाहे आप वो जो माइनर आर्क की जगह मेजर आर्क लेके भी प्रूव कर सकते हो। अभी तो देखो इसका ज़्यादा डिटेल्स प्रूफ नहीं करेंगे, स्कूल में जब प्रूफ करेंगे इसका हम
पूरा 3 केसेस लेके प्रूव करेंगे, ठीक है। और सभी के सभी आसान है, ऐसा तो नहीं कि डिफिकल्ट है। तो अभी तो चाहिए नहीं, अभी तो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि क्या है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा ना। तो इसके बाद देखो थोड़ा बहुत एनालिसिस करते हैं। ये 12 वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जो आर्क की हमने बात किया उसका जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो किससे डबल होगा ना, वही आर्क पे जो एंगल है उसका उससे डबल नहीं होगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल पे जो एंगल होगा उससे डबल होगा। यहाँ पर ध्यान रखना, मतलब पी यहाँ पर अगर मान लो एस ले देता हूँ, पी एस क्यू से डबल नहीं होगा, ये ध्यान देना। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट नहीं, मतलब ये थोड़ा इसको थोड़ा एनालिसिस करते हैं और भी ज़्यादा। तो मान लो फिर से हम बनाते हैं उस तरह का एक सेंटर देते हैं। पहले ये हो गया हमारा सेंटर, यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, है ना। अच्छा ए बी ले लिया क्या, चलो फिर पी क्यू ले लेते हैं, सेम चीज़ है ना। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये ए हो गया। और अभी हम और भी बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक। आपका हमने मनोकामना पूरा कर दिया कि ये पी क्यू है, ये मान लो पी क्यू आर पॉइंट दे दिया है ना। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने ये पढ़ा कि यहाँ पर अगर x होगा, यहाँ पर अगर x होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर पूरा कंप्लीट सर्कल में कितना एंगल होता है, पूरा कंप्लीट सर्कल में कितना एंगल होता है ना, 360 डिग्री। अगर यहाँ से यहाँ तक एंगल हुआ आपका 2x, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, ये जो रिफ्लेक्स एंगल देख रहे हैं तो ये एंगल कितना बन जाएगा ना, 360 डिग्री माइनस 2x हो जाएगा, है ना। अच्छा 360 डिग्री माइनस 2x हो जाएगा। अच्छा अभी देखो इसको उल्टी तरीके से देखो, अगर मान लो पहले क्यूपी आर्क होता, पहले क्यूपी आर्क होता, क्यूपी आर्क में लिख रहा हूँ, इसका मतलब पी क्यू की बात ही नहीं कर रहा हूँ, पी क्यू माइनर आर्क है। इसलिए मैं उस समय बोला था कि आर्क को अच्छे से देख लो, क्योंकि आर्क में गड़बड़ होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये हो गया भाई सब माइनर आर्क, और जो ये हो गया मेजर आर्क, मेजर आर्क। ये क्यू पी उल्टी की बात कर रहा हूँ, बेसिकली क्यू ए पी की बात कर रहा हूँ, है ना। तो वहाँ पे जो आर्क है, ठीक है, क्यू पी आर्क का सबटेंडेड एंगल कितना है, सबटेंडेड एंगल कितना है ना, 360 डिग्री माइनस 2x है, ओके। अच्छा और वो रिमेनिंग पार्ट का जो, इसका जो रिमेनिंग पार्ट पे एंगल, इसका जो रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनेगा वो एंगल का नाम क्या है ना, पी आर क्यू होगा, पी आर क्यू होगा, है ना, पी आर क्यू। इसका मतलब आपको पता है सेंटर पे डबल होता है, सेंटर पे डबल होता है। इसका मतलब यहाँ पर आधा होगा, यहाँ पर आधा होगा। देखो यहाँ पर x हुआ तो यहाँ पर हो गया 2x, मतलब सेंटर पे हमेशा डबल होगा। तो ये जो एंगल सेंटर पे बना है 360 माइनस 2x, ये ऑलरेडी डबल होके रहा है। तो अगर ये ऑलरेडी डबल है तो फिर ये तो आधा हो जाएगा उसका, है ना। ये हम मतलब टॉप से बॉटम देख रहे हैं, मतलब उल्टी डायरेक्शन में, हम बॉटम से टॉप नहीं देख रहे हैं। तो फिर अभी मुझे बताओ एंगल पी आर क्यू कितना होगा, एंगल पी आर क्यू कितना होगा।
ना 360 डिग्री माइनस 2x डिवाइड बाई 2 होगा। इसका मतलब 180 डिग्री मतलब कर लो, मतलब डिवाइड कर लो अच्छे से। ये 360 डिग्री बाई 2 हो जाएगा। ये हो गया 2x बाई 2 हो गया, है ना। ये हो गया आपका 180 डिग्री, ये हो गया x हो गया, x डिग्री हो गया। इसका मतलब ये वैल्यू हो गया 180 डिग्री 180 डिग्री माइनस x डिग्री। इसका मतलब देखो ये एंगल और ये एंगल के बीच में रिलेशन देखो, पूरा खतरनाक रिलेशन है। ऐसा नहीं कि ये इसका डबल में कुछ हो रहा है, इसका आधा और 180 से माइनस करने के बाद वो बनेगा। ये सब रिलेशन आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा, है ना। यह तो थोड़ी देर बाद ना हम पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद नहीं, एक दो क्लास के बाद हम पढ़ेंगे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब देखो अभी PAQP ये क्वाड्रिलेटरल है, PAQP। इसका जो अपोजिट एंगल मिलके 180 होते हैं, तो ये x होगा, तो ये भी ये 180 माइनस x होगा, तो ये यहाँ से भी प्रूफ हो जाता है। तो कुल मिला के अभी देखो हमने एक दो चीज़ रिवील किया इधर। अगर मान लो कोई माइनर आर्क है, उसका जो एंगल बनेगा सब्टेंडेड एंगल, वो क्या होगा, रिमेनिंग पार्ट से डबल होगा, है ना। ऑब्वियसली हमेशा, चाहे वो माइनर आर्क के द्वारा एंगल सब्टेंड किया गया हो या मेजर आर्क के द्वारा एंगल सब्टेंड किया गया हो, अगर वो रिमेनिंग पार्ट पे जितना एंगल बनेंगे उसका डबल होंगे हमेशा सेंटर पे, है ना। अगर आप ऐसा चाहते हो कि कोई भी आर्क सेंटर पे कितना बनाता है और वही आर्क खुद के ऊपर कितना बनाता है एंगल, उनके बीच में रिलेशन, तो ये भी हमने फाइंड आउट कर दिया। ये 2x हो गया, तो ये 180 माइनस x हो गया। अगर मान लो ये, तो मान लो एक क्वेश्चन देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ इधर नेक्स्ट पेज में। मान लो ये हो गया आपका P हो गया, ये Q हो गया। मान लो ये एंगल मैंने दे दिया 75 डिग्री, और तुरंत ना मैं आपको ये एंगल पता करने के लिए बोल रहा हूँ कि O ये हो गया R, ठीक है। तो कोई मुझे बता सकता है कि ये एंगल कितना होगा। देखो ये अगर 2x लिखा है, ये 180 माइनस x लिखा है, इसका मतलब इसका पहले आधा करो फिर 180 से माइनस करो। तो ये एंगल कैसे पता करेंगे ना, पहले 75 डिग्री बाई 2 करो। नहीं तो ऐसा लिखो कि लेट 2x इक्वल टू 75 डिग्री, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा ना, 37.5 डिग्री, ठीक है। तो फिर PRQ जो होगा एंगल, PRQ जो होगा वो क्या हो जाएगा ना, 180 डिग्री माइनस x, तो 180 माइनस 37.5 डिग्री। बताओ 180 से अगर 37.5 गया कितना होगा, ये 142.5 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये हमने डायरेक्ट पता कर दिया, ये अगर सेंटर हुआ तो अगर मान लो आप ऐसा भी तो कर सकते हो कि अभी जो मैंने बताया कि ये वही चीज़ें हैं यार, कैसे डायग्राम हो रहा है यार। ये 75 है तो ये हो जाएगा 37.5 डिग्री। और आपको पता है ये अगर एस हो गया, मान लो PRQS, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये दोनों मिलके 180 होंगे, तो फिर ये 180 से माइनस कर दो। आप किसी भी तरह का ये दोनों का डायरेक्ट रिलेशन आप ऐसे याद कर सकते हो, है ना। अच्छा अभी देखो इसमें हमने ये पहले हमने माइनर आर्क लिया, अभी पहले मेजर आर्क ले लेंगे, है ना। देखते हैं वो कैसे होता है। अभी वही 12 नंबर पॉइंट ही चल रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको तो कन्फ्यूजन होने का मौका भी है इसमें। मान लो पहले हमने ले लिया मेजर आर्क ले लिया, तो ये हो गया PQ, मतलब ये PQ ही पहले मेजर आर्क ले लिया। अच्छा ये सेंटर पे कौन सा एंगल बनाएगा भाई, देखो ज्वाइन करो एंडिंग पॉइंट से,
तो ये तो बना रहा है, ये बना रहा है एंगल, बहुत बड़ा एंगल बना रहा है। अच्छा, अभी रिमेनिंग पार्ट पे कैसा एंगल बनाएगा? लो भाई, रिमेनिंग पार्ट पे ये एंगल बनाए। रिमेनिंग पार्ट में मतलब ये अगर 2x है, ये हो जाएगा 2x। ठीक है, अभी कैसा देख रहा है ना? तो मान लो ये सेमी सर्किल जैसा बनेगा। यहाँ पर अभी सेमी सर्कुलर टाइप का अभी बनाएंगे। अभी देखो ये डायमीटर ही बना देते हैं। चलो फिर मान लो ये डायमीटर है, मिटा देगा, क्यूट लगेगा। ए बी, ओके, ये हो गया मान लो डायमीटर। तो इसका जो सेंटर पे ये बना, ये मान लो ए बी आर्क है। ए बी जो आर्क है ये सेमी आर्क है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। तो ये कितना है? ये मान लो x है, ये आपका 2x है। और आपको पता है कि ये जो 2x है ये तो 180 है, तो ये पक्का 90 हो जाएगा, है ना। तो ये सब पॉइंट्स लिखेंगे अभी, है ना। यहाँ पर पॉइंट्स नंबर जो 12 है, वहाँ से क्या क्या पॉइंट आता है अभी डिस्कस करेंगे। 12 के बाद अभी 13 नंबर पॉइंट्स देखेंगे। पॉइंट्स नंबर 13, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। इसका नाम है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो ये एंगल्स, चलो बनाओ अभी। इसका मतलब क्या है? ये ए हो गया, मान लो ये बी हो गया। तो यहाँ पर एक तो सेंटर है, ये ओ है। तो यहाँ पर बहुत सारा एंगल हम बना रहे हैं। ये थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, डाइजेस्टिबल। ये बोर्ड पे अच्छा देखो, यहाँ पर कितना एंगल बनाया हमने? बहुत सारा एंगल बनाया, है ना। तो सेंटर को भी ज्वाइन करके एक एंगल बनना चाहिए। हाँ, अगर मान लो ये x होता है तो ये भी 2x होगा। तो ये 2x है तो ये भी तो x है, 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 ये भी तो x है ना। तो मान लो इस सभी में, तो मान लो हमने ये मान लो P है, Q है, R है, S है, T है, U है। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तो सेम है, और रिमेनिंग पार्ट के ऊपर हम कोई भी पॉइंट बनाए, चाहे P पॉइंट बनाए, Q पॉइंट बनाए, PQR बनाए, है ना। एकदम थोड़ा PQR, ठीक है, कोई भी पॉइंट बनाए तो बात तो सेम है। EQUAL PQRS TU जो भी है। तो यही बात बोल रहा है, एंगल इन द सेम सेगमेंट। इसका मतलब ए बी का जो मेजर सेगमेंट है, ए बी आर का जो मेजर सेगमेंट है, मतलब ऊपर वाला हिस्सा का, तो ये जितने भी एंगल है वो सब सेम है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये कभी भी सर्किल के क्वेश्चन में मतलब यूज हो सकते हैं। ठीक है, एंगल इन द सेम सेगमेंट इक्वल। अच्छा, अभी
जो नीचे हैं और एक बनाएंगे, मतलब माइनर आर्क के बीच में जो एंगल बनाएंगे वो भी तो इक्वल होंगे, है ना। तो मान लो और भी बड़ा सर्किल एक बना रहे हैं। ये भी, ये हो गया हमारा सेंटर ओ। पहले ये एंगल बना देते हैं। मान लो ये एक एंगल बनाए और ये भी एंगल बनाए। ये सब जो एंगल बना रहे हैं ये सभी भी इक्वल होंगे। मान लो इसका वैल्यू हमने लिया y, ये भी होगा y, ये भी y होगा, ये भी y होगा, ये भी y होगा। तो फिर ये जो एंगल हो जाएगा, ये जो एंगल, ये क्या हो जाएगा ना, ट्वाइस ऑफ y। तो फिर आप पूछोगे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा। अगर ये सब y है तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ y, ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ y। ठीक है, इसके और इसके बीच में रिलेशन। अच्छा, फिर यहाँ पर जो एंगल होगा उन सब का क्या, मान लो एक एंगल यहाँ पर जो बना तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस y हो जाएगा, यानी इसका आधा हो जाएगा। इससे पहले तो बस ये ऑपोजिट मिलके 180 डिग्री होना है। ये जो ऑपोजिट मिलके 180 हो रहा है, अगर मान लो समझ में नहीं आ रहा है तो कोई मतलब जल्दबाजी नहीं, आगे पढ़ने वाले हो ये सब चीज़ें, है ना। अच्छा, ये हो गया पॉइंट नंबर 13। ठीक है, अभी पॉइंट नंबर 14 क्या है, ये आसान पॉइंट है। अभी जो सेमी सर्कल की बात किए थे हम, तो वही वाला पॉइंट है। एंगल, द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। द एंगल इन ए semicircle is a right angle। मान लो पहले बोल दिया कि ये डायमीटर है AB। ठीक है, इसका मतलब आपको पता है ये अगर x होगा ये 2x हो जाएगा, है ना। अगर आपको पता है 2x इक्वल टू 180 डिग्री है तो x क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री, है ना। ये बहुत यूज होगा, इतना यूज होगा आप सोच भी नहीं सकते हो। ये P कभी भी यूज हो सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो याद रखना, अगर मान लो डायमीटर है और दोनों एंड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, सर्किल के ऊपर एक पॉइंट लेते हैं, तो वो एंगल कितना होगा, वो 90 डिग्री होगा। शायद एक बार मैंने कभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के पाया था, है ना। तो इसका बहुत आसान आसान प्रूफ है, आप खुद जज कर सकते हो, है ना। तो ये हो गया इतना तक, आज के लिए इतना ही। इतना सारा पॉइंट आप याद रखोगे और कुछ क्वेश्चन अजय असाइनमेंट का दूंगा मैं, इतना पॉइंट्स याद रखने के बाद आप सॉल्व कर सकते हो। और 2-3 पॉइंट है, कल सीखेंगे और प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है जी।